मित्रों, आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 अध्याय 4, जिसका शीर्षक है बढ़ती हुई त्याग वृत्ति। ट्रांसवाल में भारतीय समाज के अधिकारों के लिए किस प्रकार लड़ना पड़ा और एशियाई विभाग के अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करना पड़ा, इसका वर्णन करने से पहले मेरे जीवन के दूसरे अंग पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। अब तक कुछ द्रव्य इकट्ठा करने की मेरी इच्छा थी। परमार्थ के साथ स्वार्थ का मिश्रण था। जब बंबई में दफ्तर खोला तो एक अमेरिकन बीमा एजेंट मिलने आया। उसका चेहरा सुंदर था और बातें मीठी मीठी थी। उसने मेरे साथ मेरे भावी हित की बातें ऐसे ढंग से की मानो हम पुराने मित्र हों। अमेरिका में तो आपकी स्थिति के सभी लोग बीमा कराते हैं। आपको भी ऐसा करके भविष्य के विषय में निश्चिंत हो जाना चाहिए। जीवन का भरोसा क्या है? अमेरिका में तो हम बीमा कराना अपना धर्म समझते हैं। क्या मैं आपको एक छोटी सी पॉलिसी लेने के लिए ललचा नहीं सकता? तब तक दक्षिण अफ्रीका में और हिंदुस्तान में बहुत से एजेंटों की बात मैंने नहीं मानी थी। मैं सोचता था कि बीमा कराने में कुछ भीरुता और ईश्वर के प्रति अविश्वास रहता है, पर इस बार मैं लालच में आ गया। वह एजेंट जैसे जैसे बातें करता जाता वैसे वैसे मेरे सामने पत्नी और बच्चों की तस्वीर खड़ी हो जाती। भले आदमी, तुमने पत्नी के सब गहने बेच डाले हैं। यदि कल तुम्हें कुछ हो जाए तो पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार उस गरीब भाई पर ही पड़ेगा ना, जिन्होंने पिता का स्थान लिया है और उसे सुशोभित भी किया है। ये उचित न होगा। मैंने अपने मन के साथ इस तरह की दलीलें की और 10,000 रुपये का बीमा करा लिया। पर दक्षिण अफ्रीका में मेरी स्थिति बदल गई और फलतः मेरे विचार भी बदल गए। दक्षिण अफ्रीका की नई आपत्ति के समय मैंने जो कदम उठाया सो ईश्वर को साक्षी रखकर ही उठाया। दक्षिण अफ्रीका में मेरा कितना समय चला जाएगा, इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं थी। मैंने समझ लिया था कि मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जा पाऊंगा। मुझे अपने बाल बच्चों को साथ ही रखना चाहिए। अब उनका वियोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीका में ही होनी चाहिए। इस प्रकार सोचने के साथ ही उक्त पॉलिसी मेरे लिए दुखद बन गई। बीमा एजेंट के जाल में फंस जाने के कारण मैं लज्जित हुआ। यदि बड़े भाई पिता के समान है तो छोटे भाई की विधवा के बोझ को वे भारी समझेंगे, ये तूने कैसे समझ लिया? यह भी क्यों माना कि तू ही पहले मरेगा? पालन करने वाला तो ईश्वर है, न तू है न भाई है। बीमा कराकर तूने बाल बच्चों को भी पराधीन बना दिया है। वे स्वावलंबी क्यों न बने? असंख्य गरीबों के बाल बच्चों का क्या होता है? तू अपने को उन्हीं के समान क्यों नहीं मानता? इस प्रकार विचारधारा चली। उस पर मैंने अमल तुरंत ही नहीं किया। मुझे याद है कि बीमे की एक किस्त तो मैंने दक्षिण अफ्रीका से भेजी ही थी, पर इस विचार प्रवाह को बाहर से उत्तेजना मिली। दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा में मैं ईसाई वातावरण के संपर्क में आकर धर्म के प्रति जागृत बन चुका था। इस बार मैं थियोसॉफिस्टों के वातावरण के संसर्ग में आया। मिस्टर रीच थियोसॉफिस्ट थे। उन्होंने मेरा संबंध जोहानिसबर्ग की सोसाइटी से करा दिया। मैं उसका सदस्य तो नहीं बना। थियोसॉफी के सिद्धांतों से मेरा मतभेद बना रहा, फिर भी मैं लगभग हर एक थियोसॉफिस्ट के प्रगाढ़ परिचय में आ गया। उनके साथ रोज मेरी धर्म चर्चा होती। मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता। उनकी सभा में बोलने का अवसर भी मुझे मिलता था। थियोसॉफी में भाईचारा स्थापित करना और उसे बढ़ाना ही मुख्य वस्तु है। हम लोग इस विषय की खूब चर्चा करते थे और जहां मैं इस सिद्धांत में और सदस्यों के आचरण में भेद पाता वहां आलोचना भी करता था। स्वयं मुझ पर इस आलोचना का काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैं आत्मनिरीक्षण करना सीख गया।
साथियों, हमने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग को सुना, जिसका गुजराती से हिंदी में अनुवाद किया था श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।